Once again, a very warm welcome to each one of you to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the subject of auditing, अंकेक्षण के विषय में we will be discussing and unlocking a very important topic that is known as liabilities of an auditor. अंकेक्षक के क्या liabilities हैं, ये इस विषय में हमें जानना है. Okay, guys, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, फाइनेंस के लैंग्वेज में लायबिलिटीज एक ऐसी चीज है जो हमारे ऑडिटर के प्रति भी बनती है. एक ऑडिटर जिसे एंगेज किया गया है उस फाइनेंशियल वर्क के लिए ताकि वो ट्रू स्टेटमेंट और अपनी ओपिनियन में भी डिस्क्रिप्टिव या फिर स्टैंडर्ड ओपिनियन जिस बेसिस पर वो ऑडिटिंग रिपोर्ट यानी कि ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और उसी बेसिस पर हम उसे मार्केट में अपने शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज आउट करते हैं हमारे प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, चाहे आप उसे डायरेक्टली शॉर्ट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जिससे हमारे शेयर होल्डर्स न्यू शेयर्स परचेज आउट करते हैं या फिर न्यू कस्टमर्स हमारे शेयर होल्डर्स बनते हैं. एंड दैट हेल्प्स अस इन इंक्रीजिंग आवर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट. बट अगर हमारा ऑडिटर जिसे हमने अपॉइंट किया है हमारे ऑडिट वर्क्स के लिए, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्यूरेट ट्रूथ एंड नॉलेजेबल वर्क टू बी डन. But what if the auditor does not fulfill the required responsibilities or you can say the required obligations? ये जो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस हैं, अगर हमारा ऑडिटर अंकेक्षक इसे फुलफिल नहीं कर सकता है या फिर वो उसे निग्लेक्ट कर रहा है, a word has been used over here that is known as performance negligence. It means that इसका आशय हुआ कि जो हमारा ऑडिटर है, जो हमारा अंकेक्षक है, वो अपने परफॉर्मेंस को निग्लेक्ट आउट कर रहा है. ही इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट पासिंग आउट अ ट्रू स्टेटमेंट. ही इज ऑलवेज हैबिचुअल ऑफ गिविंग एन अनट्रू स्टेटमेंट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है, या आप कह लीजिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए विच इज इलीगल. ऐसे पैसे को अर्न करने के लिए एक ऑडिटर जब कुछ फ्रॉड करे या गलत करे या अपने परफॉर्मेंस को नेग्लेक्ट करे, हियर इज द वर्ड इन आवर कॉमर्स फील्ड दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस नेग्लिजेंस. ये जो टर्म है इसका अर्थ क्या होगा कि साहब फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है हमारे ऑडिटर का, जब वो उसमें फेल आउट हो जाए, नाकामयाब साबित हो, या वो जानबूझ के खुद को नाकामयाब बना रहा है अपने कर्तव्यों के प्रति, और साथ ही साथ एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. PROF डॉट मीन्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो हमारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं. इन इंडिया IND AS 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं. इन 41 में से 28 आर इन रनिंग, द 13 आर फॉर MNCs और यू कैन से फॉर सम अनदर पर्पसेस. लेकिन ये 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिसे एक CA प्रोफेशनल, यानी कि हमारा जो ऑडिटर है वो एक CA प्रोफेशनल है, अगर वो उसे अनफॉलो करे, इन दैट केस ये क्या कहलाएगा कि एज पर आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सॉरी जो आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या आप साथ साथ इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर उसको हमारा ऑडिटर अनफॉलो करे और अपने परफॉर्मेंस को निग्लेक्ट करे, इन दैट केस इट इज नोन एज परफॉर्मेंस नेग्लिजेंस. अब यहां पर आपके लिए गाइस देखिए, जो लायबिलिटीज है ऑडिटर की, वो यहां पर बेसिकली आपके बीकॉम फाइनल ईयर के लिए 3 टाइप की लायबिलिटीज है. एज पर रूल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, बट जो आपके कोर्स मटेरियल में शामिल है दैट इज 3 टाइप्स. सबसे पहला आइए हम देखें. द टाइप्स इंक्लूड, सबसे पहला आता है आपके लिए सिविल लायबिलिटी. Okay, civil liability is only related to shares and shareholders. ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इट इन डिटेल, और वही डिटेलिज्म आप पुट ओवर करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है. उस डिटेलिज्म को आप समझें, देन यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स रिगार्डिंग द सेम पॉइंट विच इज नोन एज सिविल लायबिलिटी. सिविल लायबिलिटी में देखिए क्या होगा, जब हमारे ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर आउट की है, उसी ऑडिट रिपोर्ट के ही बेसिस पर वो पब्लिक को शो की जाएगी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और साथ ही साथ आपके प्रोस्पेक्टस में से शो किया जाएगा। और वो रिपोर्ट जब पब्लिकली आउट होती है इन द मार्केट, वही हमारा आधार बनती है, बेस बनती है, जिस बेसिस पर हमारे कस्टमर्स हमारे शेयर्स खरीदते हैं और फिर वो कहलाते हैं कस्टमर्स के साथ ही साथ शेयर होल्डर्स। अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेकन के साथ साथ आपके लिए फ्रॉडनेस का काम किया है, या आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी भी XYZ पर्सन या MNC या फर्म ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, जो कि कंपटीशन में दूसरी कंपनी है, उसे फायदा पहुंचाने के लिए आपने इस कंपनी का ऑडिट किया और इसके कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स आउट किए या ऐसा कुछ फ्रॉडनेस वाला काम किया हुआ है, और उसकी वजह से जो रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की उसमें आपने कंपनी को प्रॉफिट में दिखा दिया। आज स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल हर कंपनी चाहेगी कि वो प्रॉफिट में चले, बट व्हाट इफ कि अगर वो लॉस में चल रही है, हम और आप तो उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम और आप तो ये अनजान है कि भाई वो प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है। लेकिन एक ऑडिटर ही होता है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर हम और आप एज ए कंज्यूमर, एज ए शेयर होल्डर, एज ए डिबेंचर होल्डर, एज ए म्यूचुअल फंड होल्डर, हम जानते हैं कि वो कंपनी किस फाइनेंशियल पोजीशन पर स्टैंड कर रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड है। और उस फाइनेंशियल साउंडनेस को जानने के लिए हम ऑडिटर को चुनते हैं। और ऑडिटर ही अगर उस रिपोर्ट को फ्रैजरी और फ्रॉड तरीके से बनाए, देन व्हाट? आज तो आप उसके शेयर्स खरीद लेंगे, लेकिन कल को अगर आपको उस पर लॉस हो गया, नुकसान हो गया, हु इज गोइंग टू बी ब्लेम्ड? आप लायबिलिटी किसकी बनती है यहां पर? ऑडिटर की। सो ये एक प्रकार का क्या है? क्राइम है, ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स एंड इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। फाइनेंस, कॉमर्स और लॉ की फील्ड में ये एक प्रकार का क्राइम है जो हमारा ऑडिटर कर रहा है। क्लियर? सो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड? शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स से रिलेटेड। आपके एक गलत ऑडिट रिपोर्ट बना देने से, जो कि अनट्रू है, गलत है, झूठी है, उससे किसको नुकसान होगा? कंपनी के शेयर्स और साथ ही साथ उसके शेयर होल्डर्स को। दूसरी लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, अंडर कंपनीज एक्ट में स्टूडेंट्स आएगा आपका प्रोस्पेक्टस। सी, प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ, गाइस, ये एक प्रकार का प्रोस्पेक्टस किसी भी कंपनी के लिए एक मिरर होता है, जिससे वो शो आउट कर रही है अपने आप को किसके समक्ष, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ whom? द पब्लिक, द कस्टमर्स, द शेयर होल्डर्स, द डिबेंचर होल्डर्स एंड द म्यूचुअल फंड होल्डर्स। तो उनके सामने जब आप एक मिरर शो कर रहे हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में, तो दैट प्रोस्पेक्टस नीड टू बी मेंटेन्ड एंड रिटन्ड आउट विथ सम ट्रू स्टेटमेंट्स। अगर हमारा ऑडिटर कोई ऐसा अनट्रू स्टेटमेंट पास कर दे कंपनी के बारे में, और उसे जब आप प्रोस्पेक्टस देखते हैं, कभी ऑनलाइन आप देख सकते हैं या ऑफलाइन भी आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हो सकते हैं किसी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल फर्म्स का, तो आप उसमें पाएंगे कि ऑडिटर उसमें अपने सिग्नेचर्स करता है, अपना डिटेलिज्म देता है, ब्रैकेट में ऑडिटर लिखा रहेगा, उसका नाम, उसके सिग्नेचर्स। बट वो जो सिग्नेटरी हमारा ऑडिटर बन रहा है वहां पर, उसने अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट पास आउट किया हुआ है जिसकी वजह से कंपनी का गुडविल इफेक्ट हो, और वो इफेक्शन आपका कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज ऑडिटर एक क्या है? ट्रस्टेबल पर्सन है, जिसे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है। अगर वो उस लाइसेंस का दुरुपयोग करे, मिसयूज करे, ओके, और कोई ऐसा अनट्रू, फ्रॉड या क्राइम करे, तो यहां पर ट्रस्ट जो है वो डिस्टर्ब आउट होता है। लेकिन प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज है, जरूरी नहीं है कि हम और आप में से आउट ऑफ 10 5% लोग से 6% लोग ही मैक्सिमम, यानी कि 50 से 60% लोग ही उस प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करते हैं। बाकी 3% लोग उसके प्रोडक्ट पर जाते हैं कि वो कंपनी प्रोडक्ट कैसा बना रही है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है। ऐसा होता है क्या? नो, इट नेवर हैपेंस। प्रोडक्ट अच्छा होने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाएगी। उसकी गुडविल अच्छी हो सकती है, बट उसके मार्केट वैल्यू शेयर्स की जरूरी नहीं कि अच्छी हो। तो जो प्रोस्पेक्टस आपने बनाया है, उसमें जो स्टेटमेंट्स आपने पास आउट किए हैं एक ऑडिटर ने, इट अफेक्ट्स अ लॉट, वो बहुत मायने रखते हैं। और उस केस में आपको ध्यान देना होता है कि वो कोई अनट्रू स्टेटमेंट पास ना करे। अगर ऐसा होता है तो नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली हमारे कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को होगा, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को होगा जिसने आपको एंगेज किया था। आपको मींस उस ऑडिटर को एंगेज किया था उस कंपनी के लिए। क्लियर? बट यहां पर क्या है, देखिए, ऑडिटर को एस्केप आउट होने के लिए देयर आर 2 वेज। ऑडिटर यहां पर आसानी से एस्केप कर सकता है, बच सकता है। कैसे?
रिटर्न में एक लेटर लिख करके उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे दिया कि साहब हम तो यहां पर अनट्रू स्टेटमेंट दिए थे, बट अभी आप उस प्रोस्पेक्टस को छपने ना दीजिए, ना प्रिंट आउट होने दीजिए, मेरी उसमें से स्टेटमेंट आप वापस मैं लेता हूं। इन दैट केस प्रोस्पेक्टस में से वो चीज हटा ली जाएगी, एडिट आउट कर दी जाएगी, कट आउट कर दी जाएगी, रिमूव आउट कर दी जाएगी, और उस केस में ऑडिटर सेव आउट हो सकता है। या फिर ऑडिटर ये कह दे कि मेरी नॉलेज के बिना ही ये प्रोस्पेक्टस छपा गया, और उसमें जब वो छपा वो प्रोस्पेक्टस, तो मेरी उसमें जो स्टेटमेंट लिखे थे वो सिग्नेटरी मेरी नहीं है। ये पॉसिबल कम लगता है आपको, हमें, बट ऐसा होता है। ठीक है, सो क्या है कि यहां पर जो इंडियन कंपनीज एक्ट है वो क्या है, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, ओके, जिस पर हमारा ऑडिटर एक स्टेटमेंट पास आउट करता है, दैट इज अनट्रू। ये एक प्रकार का क्या है, क्राइम है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गाइस यहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी सॉरी, क्रिमिनल लायबिलिटी। यहां पर देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, इसे हम जानते हैं आईपीसी। आईपीसी की धारा 197 में यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसे सर्टिफिकेट पर, यानी कि दिस इज रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट्स, ऐसा कोई सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल आईएसआई, आपके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड से रिलेटेड, आपने आईएसआई डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एनआईएसओ 9001-2000 सर्टिफाइड कंपनी, ये स्टैंडर्ड आपको किसने दिया, आपकी कंपनी को स्टैंडर्ड किसने दिया, आईएसआई ने। उस पर मोहर किसने लगाई, उसका भी ऑडिट होगा, जाहिर सी बात है। किसने किया, हमारे ऑडिटर ने। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि आपका जो ऑडिटर है वो ये दिख रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो लायक तो नहीं था आपकी कंपनी का, क्योंकि आपकी कंपनी का वैसा स्टैंडर्ड ही नहीं है, बट देन टू वो ऑडिटर आपको वो सर्टिफिकेट साइन करके, सील करके, यानी कि विथ इट सील, मोहर लगा करके आपको दे देता है और साइन करके। क्या ये सही है? नो, इट इज अ टाइप ऑफ क्राइम व्हाट ही और शी इज डूइंग, क्योंकि वो क्राइम उस कंपनी के साथ तो कर ही रहा है, और कंपनी को लॉस नहीं होना इसमें, अल्टीमेटली लॉस किसको होगा, कस्टमर्स को और शेयर होल्डर्स को, और वही अल्टीमेटली फ्रॉड यूसेज कर रहे हैं कंपनी का। कल को कंपनी डिसॉल्व होती है तो उसके लिए ब्लेम किस पर जाएगा, उसके लिए कॉम्पनसेट कौन करेगा, और उसके लिए लायबल कौन होगा, ऑडिटर। क्लियर, कॉम्पनसेट के लिए और लायबल कौन रहेगा, यहां पर दो शब्द हैं, कॉम्पनसेशन और लायबिलिटी, किसके ऊपर आएगी, ऑडिटर के ऊपर। सो ऐसा कोई सर्टिफिकेट ऑडिटर हमारा जान करके अगर साइन ना करे कि हाँ ये फ्रॉड था, ये गलत है, ये सर्टिफिकेट लायक नहीं है इस कंपनी के, देन टू वो अगर साइन कर दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार का क्राइम। सो आपने यहां पर जाना कि जो आपके कोर्स मटेरियल में 3 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज दी हुई हैं हमारे ऑडिटर के लिए, एक थी आपकी सिविल लायबिलिटी, दूसरा अंडर कंपनीज एक्ट, और तीसरा आ गया आपका क्रिमिनल लायबिलिटी। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या था, जो बेसिक हमारे लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर के अंतर्गत जो मेन पॉइंट आता है, क्या है कि भाई फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल नहीं करता है। क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर इफ नॉट परफॉर्म द सेम, अगर ऐसा करता है हमारा ऑडिटर तो उसके लिए क्या पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। व्हाट आर द, आप कह सकते हैं कि गिल्टी करने के लिए, उसने जो फॉल्ट किया है, उसने जो निग्लेक्शन किया है, उसके लिए गिल्टीनेस तो नहीं दी जा सकती, उसके लिए क्या दिया जाएगा, उसे पनिशेबल ऑफेंस। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, और इस पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है, और आप 6 मंथ्स से लेकर के, आपको कैश में पेनल्टी नहीं देनी है, 6 मंथ्स से लेकर के 3 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट, सिविल इंप्रिजनमेंट कहना उचित होगा, हो सकता है। अब आप 6 महीने से 3 साल तक का सिविल इंप्रिजनमेंट है, ये आपके लिए पनिशेबल ऑफेंस हो गया, ठीक है, ये आपकी सजा है। साथ ही साथ एक चीज और, यू मींस एज एन ऑडिटर ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। एक ऑडिटर जब प्रैक्टिस करता है, चाहे उसके सीए के लिए कर रहा हो या सीएस के लिए कर रहा हो, या वो खुद ऑडिटिंग की फील्ड में कर रहा हो, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइंदा लाइफ टाइम में वो कभी भी ऑडिटिंग वर्क नहीं कर सकता है। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड टुडे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल। काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।